पिछले वीडियो में अपन ने प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बारे में पढ़ा, जिसमें मुख्य मुख्य गुफाएं जैसे लास्को थी, लेकम्बा रैली, तीन भाइयों की गुफाएं और अल्तामीरा जैसी बड़ी बड़ी गुफाओं के गुफा चित्रों के बारे में अपन ने बात की। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के बाद हम ऐसे सुव्यवस्थित युग में पहुंचते हैं जहां बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हो गया था और ये सभ्यताएं ऐसी जगह विकसित हुई जिनको हम नदी घाटी की सभ्यताएं कहते हैं। नदी घाटी की सभ्यताओं का मतलब ये होता है कि नदियों के किनारे जितनी भी जो सभ्यताएं विकसित हुई, इस कारण से उनको नदी घाटियों की सभ्यताएं कहा जाता है। आज हम बात करेंगे, उक्त वीडियो एमए फाइनल के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, उसके साथ ही इच्छुक जो भी मिस्री कला के बारे में अपनी इच्छा रखते हैं या जानने की प्रबल इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी देश की कला के बारे में अपन बात करते हैं तो कला के साथ ही उसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसका ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही, इन सारी चीजों के ऊपर वहां की कला का विकास निर्भर करता है। आज हम बात कर रहे हैं मिस्र की चित्रकला की। तो मिस्र की चित्रकला की सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि क्या रही उसके बारे में बात करते हैं। पृष्ठभूमि यानी सिटी स्टेट नगर राज्यों की ये कैसे विकसित हुए। जब हम अल्तामीरा यूरोप की अन्य प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की बात करते हैं तो वो एक आदिम युगीन कला थी। उसके बाद धीरे धीरे अपने विकास के साथ ही मानव घर बना के रहने लग गया था। घर बनाने के साथ ही वो एक कबीलों में व्यवस्थित रूप से रहने लग गए थे। कबीलों के साथ ही जो उसमें प्रबल जो शक्तिशाली हुआ करता था वो कबीलों का राजा होता था और इन्हीं राजाओं के साथ ही सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, यानी अब नगर राज्यों की स्थापना होने लग गई थी, यानी बड़े बड़े नगरों का विकास होने लग गया था। और इन नगर राज्यों में जो शक्तिशाली होता था उसका अपना एक बहुत बड़ा एरिया होता था, वो उसका राजा अपना राज्य स्थापित कर लेता था। इन्हीं के साथ साथ कुछ उन नगर राज्यों में कुछ देवताओं तथा ईश्वर के विभिन्न रूपों की भी कल्पना शुरू हो गई थी। और अब मानव ने यह सोचने प्रारंभ कर दिया था कि सूर्य है, जैसे जो विशेष ग्रह थे सूर्य, चंद्र या अन्य ग्रह, और उनके साथ ही कुछ नदियां, पर्वतों, वृक्षों एवं पशु पक्षियों के कुछ विशेष रूप इनके लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। जैसे जैसे उनमें डेवलप होता गया वैसे वैसे उन्होंने अपने कुछ कल्पना के आधार से कुछ देवताओं या ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना भी शुरू कर दी थी। इन नगर राज्यों की सभ्यताओं को मैं पहले ही बता चुका हूं कि नदी घाटी की सभ्यताएं कहा गया, और मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई थी वो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। यानी ऐसे ही दूसरी जो सभ्यता इसके पैरेलल थी या इसके बराबर की थी उसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं मिस्र की सभ्यता नील नदी के मुहाने पर विकसित हुई, यानी नील नदी का जो किनारा था उसके आसपास बहुत बड़ी सभ्यता के रूप में मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। दूसरा हम अगर देखते हैं दूसरा पॉइंट, तो मिस्र की कला अंत्येष्टि यानी मृतक संस्कारों की कला मानी जाती है। मिस्र के जो नगर थे वो कला अंत्येष्टि या मृतक संस्कारों की कला के नाम से जानी जाती है, और इसका जो प्रधान केंद्र हुआ करता था वो मकबरा होता था। यानी मकबरा टाइप में, मकबरा वो स्थान होता है जहां मृतकों को दफनाया जाता है, यानी मरणोपरांत व्यक्ति की देह को मकबरे के रूप में दफनाया जाता है, यानी उसके नीचे दफनाया जाता है। फिर एक मेमोरी के लिए या अपनी याददाश्त के लिए उसके ऊपर एक मकबरा टाइप में बना दिया जाता है। इसका राजकीय विशाल रूप हम देखते हैं तो वो हमें पिरामिड के रूप में मिलते हैं।
यानी मकबरा एक छोटे स्तर की चीज थी जो सामान्य व्यक्तियों के लिए जो यूज किया जाता था वो मकबरा हुआ करता था। लेकिन बात आती है नगर राज्यों की और वहां के राजाओं की, तो राजाओं को और राजवंशों से संबंधित व्यक्तियों को दफनाने के साथ ही वहां बड़े बड़े पिरामिडों का निर्माण किया जाता था। इसलिए यहाँ के आप देखते हैं कि जो विश्व के 7 आश्चर्य हैं वहां पिरामिडों को भी 7 आश्चर्यों में सम्मिलित किया गया है। तो जो भी कला हमें दिखाई देगी वो पिरामिडों में यहाँ दिखाई देती है। आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि इस कला का इतिहास ईसा से अब अगर हम बात करते हैं इतिहास की, तो ईसा से कोई 3000 वर्ष पूर्व से व्यवस्थित रूप में मिस्र का इतिहास मिलता है। और ये संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक, जिसको हम बुक ऑफ द डेड में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई थी। यानी संपूर्ण मिस्र की कला का इतिहास जो हमें देखने को मिलता है वो 3000 ईसा पूर्व से बिल्कुल व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। और ये एक दिन का परिणाम नहीं था, ये धीरे धीरे जो विकास होते गए, खोजें होती गई, और उन खोजों का परिणाम ये निकला कि बाद वाले जो जितने विद्वान थे उन्होंने व्यवस्थित रूप में मिस्र का इतिहास पाया। और कला की जब हम बात करते हैं तो मृतकों की पुस्तक नाम से जितने भी जो इनके मरणोपरांत जीवन के आधार पर इनके जो क्रियाकलाप थे उनके आधार से मिस्र की कला विकसित हुई। यानी उनसे संबंधित ही सारी कला या रूपाकृतियों का निर्माण हुआ। अगला जो पॉइंट हम इसकी पृष्ठभूमि में देखते हैं वो ये पाते हैं कि यूरोपवासी मिस्र को इजिप्ट के नाम से जानते थे। यूरोपवासी, अन्य जो इसके इर्द गिर्द वाले जो देश थे, और यूरोप में जो प्रचलित नाम था मिस्र का, उसको इजिप्ट के नाम से जाना गया, और उसी को अरब लोग मिस्र कहते हैं। यानी अरबवासी जो लोग थे वो इसको मिस्र कहते हैं, जिसका संबंध यहूदी भाषा के मित्सेम शब्द से है। यहूदी भाषा के मित्सेम शब्द से है। यानी मिस्र जो शब्द बना वो मित्सेम से बना, और पश्चिमी भाषा में इसका इजिप्ट शब्द यूनानी भाषा के जो एगुप्टोस से विकसित हुआ। यूनान में ये शब्द हेका पठा था, जिसको मिस्र के मेम्फिस नामक क्षेत्र के हेतु प्रयुक्त किया गया। यानी मिस्र के भी कई क्षेत्र थे, और एक स्पेशल जो क्षेत्र था मेम्फिस, उसके लिए हेका पठा शब्द को यूज किया गया। और किंतु संपूर्ण मिस्र के लिए इस हेका पठा शब्द या मेम्फिस शब्द को यूज नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं कला के आधार से कि किस प्रकार की मिस्र की भौगोलिक दशाएं थी, उसका पृष्ठभूमि कैसी रही। और तो हम देखते हैं कि उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसकी कला के विकास के उन्नयन में सहायक रही, उसको एक स्पेशल या विशेष बनाती है। यानी वहां की जो भौगोलिक स्थिति थी वो ही इसको एक स्पेशल बनाती है, और यहाँ की संस्कृति को भी विशेष रूप से बनाती है। भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक लाल देश के नाम से जाना जाता है और दूसरा काला देश। लाल देश का यहाँ अर्थ ये है कि जो इसके लीबिया जो देश है उसके पास वाला जो मिस्र का हिस्सा है वो पूरा रेगिस्तानी हिस्सा कहलाता है, और बिल्कुल लाल मिट्टी वहां की लाल है, लाल मरुस्थल है, इसलिए लाल देश के नाम से मिस्र का ये पश्चिमी हिस्सा लाल देश के नाम से जाना जाता है। काला देश जहां फसल इत्यादि होती थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो लाल सागर, भूमध्य सागर और ये जल स्रोतों के आसपास का जो हिस्सा था वो बहुत बड़ा हिस्सा, जहां खेती और अन्य साम्राज्य का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, उसको हम काला देश के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जो भाग था वो मरुस्थल का भाग था, इसलिए इसको लाल देश के नाम से जाना गया। इसको अगर भौगोलिक दृष्टि को और अच्छे से देखते हैं हम, तो ये पाते हैं कि ये उत्तर में भूमध्य सागर अवस्थित है मिस्र के, और पूरब की बात करें तो लाल सागर यहाँ अवस्थित है।
लाल सागर के इधर पश्चिमी की तरफ मिस्र बसा हुआ है। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में लीबिया देश आ जाता है, और लीबिया का पूरा ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ ही अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जल के स्रोतों का एक प्रथम विशाल क्षेत्र हम यहाँ देखने को मिलता है। और ये विशाल जलों का जो विशाल क्षेत्र है जल का, उसी के वजह से और इतना समृद्धशाली मिस्र हो सका। यानी वहाँ इस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां थी कि एक तो चारों तरफ से वो बिल्कुल सुरक्षित था, और सुरक्षित होने के साथ ही वहाँ की जो जलवायु थी, वहाँ का जो प्रदेश था, वो बिल्कुल उपयुक्त वातावरण, सभ्यताओं के लिए उपयुक्त वातावरण इन्हें प्रस्तुत करता है। और इस तरह की स्थितियों में जब हम कला की बात करें तो यहाँ का इतिहास और कला अपना उसमें एक विशेष स्थान रखता है। इस देश को दो रूप हैं जो हमने अभी बताए थे, एक काला देश और दूसरा लाल देश। और इसकी प्राकृतिक जो सीमाएं बड़ी सुनिश्चित हैं, जो हमने अभी बताई किस तरह से ये अपने आप में सुरक्षित है। उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, और पश्चिम में लीबिया का मरुस्थल क्षेत्र, एवं दक्षिण में जल स्रोतों का प्रथम विशाल क्षेत्र। तो ये जो इसकी भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ का इतिहास एवं संस्कृति के लिए विशेष साबित हुआ। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 7वीं शताब्दी में अरबों की विजय से यहाँ इस्लामी तत्वों एवं अरबी भाषा का प्रवेश हुआ, जो बहुत प्रभावी रहा। यानी 7वीं शताब्दी में यहाँ अरब जो विजेता थे उन्होंने मिस्र पर विजय प्राप्त की। 7वीं शताब्दी में अरबों ने आक्रमण किया और यहाँ अपनी विजय प्राप्त की, और इस कारण से अरबी जो संस्कृति थी, अरबी भाषा थी, उसका यहाँ प्रवेश हुआ। अब कला की बात करने से पहले हम यहाँ की प्रारंभिक खोजों के बारे में बात करते हैं कि प्रारंभ में किस प्रकार से किन किन चीजों की खोज हुई, जिससे कि ये इसका मिस्र की कला का इतिहास एक व्यवस्थित रूप में हमें प्राप्त होता है। मिस्र की कला की प्रारंभिक खोजों की अब हम बात करते हैं। मिस्र की प्रारंभिक खोजें की शुरुआत सन 1798 ईस्वी में रोजेता शिला से हुई। सबसे पहले 1798 ईस्वी में रोजेता शिला की खोज की गई। इस रोजेता शिला में मिस्री लिपि के साथ ही 2 अन्य लिपियों की जानकारी मिली। कुछ वर्षों तक इस रोजेता शिला की जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं गया, लेकिन बाद में 10 वर्ष बाद इसकी गुत्थी सुलझाई गई और मिस्र के इतिहास में इसका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, रोजेता शिला का। उसके पश्चात जैसे जैसे विद्वानों की उत्सुकता बढ़ती गई, उसके फलस्वरूप 1837 ईस्वी में सम्राट मिस्रनीनस की मम्मी को खोजा, लेकिन खोजने के तुरंत बाद ही वो मम्मी नष्ट हो गई। इसके पश्चात बाद में जब खुदाई की गई तो 1838 ईस्वी में सम्राट खप्रे की मम्मी निकाली। यानी पिरामिड में से 1838 ईस्वी में सम्राट खप्रे की मम्मी निकाली, और निकालने के पश्चात उसको अंग्रेज विद्वान इंग्लैंड ले जा रहे थे। तो उस समय इंग्लैंड ले जाते समय ही समुद्र में डूबने से ये मम्मी, सम्राट खप्रे की मम्मी भी नष्ट हो गई। तत्पश्चात 1880 ईस्वी में विलियम मैथ्यू ने, एक विद्वान हुए हैं विलियम मैथ्यू ने खुफू, खपरे और मैकूरे नामक पिरामिडों की खोज की। ये सुप्रसिद्ध पिरामिड थे जिनमें खुफू, खफरे और मैकूरे, ये पिरामिडों की इन्होंने गहन खोजबीन की। तत्पश्चात इसी खोजों की श्रृंखला में 1922 ईस्वी में लॉर्ड कार्नरवार और हावर्ड कार्टर ने तूतनखामेन की कब्र को खोजा। यानी ये भी प्रसिद्ध सम्राट रहे तूतनखामेन, उनकी कब्र को खोला, और कब्र को खोलने के पश्चात
उसमें जो खजाना निकला, उस खजाने की पूरे संसार को उन्होंने जानकारी दी। तो इस प्रकार से हर एक उसमें खोजों का सिलसिला जारी रहा और पिरामिडों में अकूत जो धन संपदा थी उसको संसार के सामने ये विद्वान लाए और एक पूरा मिस्र का जो इतिहास था उसकी कड़ियों से कड़ी जोड़ते गए। इन कड़ियों के साथ ही, इतिहास के साथ ही वहां की जो कलाकृतियां हैं उसके बारे में भी इन लोगों ने संसार को परिचय कराया। नेक्स्ट वीडियो में अपन वहां की कला के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की कला थी, किस प्रकार के उसके प्रतीक चिन्ह थे, उसके कला के, उसके संकेतों के क्या अभिप्राय थे, और इसी श्रृंखला में हम अगले वीडियो में ये प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।